एक छोटा सा टेस्ट लगा था उसके साथ, तो बड़ा अच्छा किया आपने, सही बता दिया कि मैंने देखी नहीं, तो इसका मतलब फिर किसी ने देखी नहीं है। तो एक काम करिए, देख आइएगा, फिर उसको फ्राइडे में बताइएगा क्या हुआ है उसमें। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके सर। ओके। चलिए, तो अब हम लोग जीएसटीएन नेटवर्क की बात कर लेते हैं कि ये जीएसटीएन क्या है। जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये नेटवर्क जो ये आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इज enabled टू परफॉर्म द जीएसटी ऑपरेशंस, दिस इज कॉल्ड द जीएसटीएन। इसको बोलते हैं जीएसटी का नेटवर्क, जीएसटी नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन। हाउ इट इज established? It is a strong information base which is IT enabled infrastructure के ऊपर ये strong enabled base है। तो who is empowered by the government to develop this network? गवर्नमेंट की तरफ से किसको empower किया गया कि इस नेटवर्क को बनाए या देखे और चलाए या कुछ शुरुआत करे? इन ए वेरी कॉमन टर्म्स यू कैन से इट इज ए कॉमन पोर्टल। वो एक कॉमन पोर्टल है, ठीक है ना। सिंपल टर्म्स में आप उसको बोल सकते हैं जहाँ पर सेंटर और स्टेट और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अपने अपने परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते हैं, एज वेल एज सारे रजिस्टर्ड डीलर्स भी वहाँ पर सारा काम करते हैं जो भी उन्हें करना है। तो ब्रॉड पैन इंडिया लेवल पर ये काम कर रहा है। तो हु वाज द चेयरपर्सन टू डेवलप दिस नेटवर्क? गवर्नमेंट को पहले तो ये नेटवर्क चाहिए होता होगा ना जब भी उन्हें इम्प्लीमेंट करनी थी जीएसटी। अदरवाइज तो हर स्टेट में वैट चल रहे थे, कोई एक्साइज चल रहा था, ठीक है ना, कोई सर्विस टैक्स चल रहा था, डिफरेंट टैक्स चल रहे थे, सबका अपना अपना एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म था। एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट सबसमिंग ऑल द टैक्सेस अंडर द वन टैक्स विच इज द जीएसटी। तो यू नीड अ कॉमन टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म और कॉमन टाइप ऑफ पोर्टल जहाँ पर ये सारे लोग अच्छे से मिलकर काम कर पाएँ, सबके लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिले और जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उन्हें अपने लेवल से सेंड करनी है दे आर एबल टू सेंड। सारे क्लेम सेटल हो जाएं, सारा पेमेंट हो जाए, इसके लिए बैंक भी चाहिए, लॉ चाहिए, सब जुड़ रहे हैं उस नेटवर्क से। किसको ये दिया गया कि हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ दिस एम्पावर्ड ग्रुप हु इज गोइंग टू डेवलप दिस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द जीएसटी? नंदन नीलकेनी, ठीक है ना, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना? जी सर, सही से सुनाई नहीं दी, एक बार रिपीट कर दीजिए। नंदन नीलकेनी, मिस्टर नंदन नीलकेनी इन्फोसिस में थे, ठीक, और बहुत ही एमिनेंट पर्सन है आईटी सेक्टर में। इन्फोसिस के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे यार? उनके साथ में थे, इज द फाउंडर ऑफ द इन्फोसिस, इन्फोसिस के फाउंडर्स मेंबर्स में। इन्फोसिस का तो नाम सुना ही होगा ना भाई? यस सर, सुना है सुना। हाँ, तो उसमें यस उसके सर। उनके फाउंडर्स में मिस्टर नंदन नीलकेनी। अब इनको सर्च करिएगा आप, इनको इम्पावर द बनाया गया नॉन था, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस। ठीक। तो इनको बनाया गया था चेयरमैन फॉर द जीएसटी की जो कमेटी या ग्रुप बना टू डेवलप द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जीएसटी प्लेटफॉर्म, ठीक। आपका जो ये उदयी है यूडीएआई जिस पर आपके आधार का काम हो रहा है, इसका भी बेस कंट्रोलर इनको बनाया गया था एक समय, नंदन नीलकेनी, ठीक, मिस्टर नंदन नीलकेनी। तो ये बनाए गए जीएसटी पोर्टल के कॉमन, जहाँ पर ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करे ये पोर्टल की, आप रजिस्ट्रेशन भी कर पाओ, रिटर्न भी दाखिल कर पाओ, पेमेंट भी ले पाओ, स्टेट भी अपनी शेयरिंग कर पाए ऑफ द रेवेन्यूज सेंट्रल के साथ, ठीक, सारे ये काम हो पाए और बैंक भी जुड़े हों, तो ये सारा काम हो पाए। और जब ये पोर्टल बना तो कोई भी चीज़ हमारे यहाँ बनती है, इफ़ दिस नेटवर्क इज़ फाउंड या बना क्रिएटेड, तो ये भी तो कुछ होगा ना।
इसको भी तो कोई वो देना पड़ेगा, नाम या कुछ काम या कुछ पहचान। तो ये क्या हुआ आपके यहाँ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, भाई कोई भी एक, अब वो एक संस्था बनी ना, पोर्टल जो है वो एक संस्था बनी, जीएसटीएन नेटवर्क, इसको चलाने के लिए भी तो सारी चीजें हुई, उसकी भी तो अपनी कोई एसेट होगी, उसकी भी तो कोई अपनी लायबिलिटी होंगी, ठीक। तो उसका भी तो अपना कोई खर्चे होंगे रेगुलर बेसिस के, समझ आता जा रहा है ना, उनकी भी अपने रेगुलर बेसिस के खर्चे होंगे। ये सब के साथ उनके खर्चों का रख रखाव होगा, तो कोई बैलेंस शीट बनेगी, तो उसको भी एक अलग, वो भी तो एक संस्था बन जाएगी अपने आप में, दैट नेटवर्क। उस पर सारे लोग काम करेंगे, कई संस्थाएं आएंगी जुड़ेंगी, पर वो अपने आप में भी तो एक संस्था है। तो इसको भी तो कुछ होगा पहचान और नाम, तो उसके पहचान और नाम के लिए वो एक एनपीओ हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में, ठीक, कंपनी एक्ट में इसका फर्दर रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। तो व्हाट इट इज वाज डूइंग, it is serving a purpose of the, what type of purpose, special purpose vehicle. It is a special purpose vehicle for the users or the registered person under the GST। आप ये वर्ड लिख सकते हैं एसपीवी, ठीक, ये वर्ड आप लिख सकते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। चलिए, किन के लिए, जो जो लोग इससे रजिस्टर्ड हैं। तो ना व्हाट आर द फंक्शंस, और इससे सारे लोग कौन से जुड़ गए, सारी अकाउंटिंग अथॉरिटीज, ऑल द लॉ कंसर्निंग अथॉरिटीज, ये मैं आपको पहले ही सारी बता चुका हूँ। जीएसटी रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग, आरबीआई, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है सब जुड़ गए इससे, ठीक। टू ऑल, जितने भी इसके फंक्शन में आगे आपके लिए जितने भी रिटर्न्स हैं उनकी मैचिंग वो ऑटो जनरेट हो सके, उनमें अगर कोई मैनुअल इंटरवेंशन होना है तो वो ना हो पाए। मोर रिटर्न्स आर द सेल्फ असेस्ड, वो खुद असेसमेंट हो जाए उनके रिटर्न्स का। ये सारी जब चीजें शुरू हो गई, देन इट इज द जीएसटीएन, वन अ कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ cover up to all the operational work regarding the GST. Now what are the functions? Functions आपको जल्दी जल्दी लिखने पड़ेंगे फटाफट मेरे साथ में, फिर इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन। सेकेंड, फॉरवर्डिंग रिटर्न्स टू, forwarding returns to central and states। Computation and settlement of IGST, computation and settlement of IGST। Next, matching of tax payment details with banking network, matching of tax payment details with banking network। Next point, providing various MIS reports to central and state based on टैक्स पेयर रिटर्न इंफॉर्मेशन। इस पॉइंट को 2 बार टिक कर लीजिएगा। प्रोवाइडिंग वेरियस MIS रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स बेस्ड ऑन टैक्स पेयर रिटर्न इंफॉर्मेशन। प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल, सर ये वाला रिपीट कर दीजिए। प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल। ये 2 पॉइंट हैं, ये बड़े खतरनाक हैं।
इससे पहले वाला MIS रिपोर्ट वाला और ये वाला प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल। और फाइनल इसका आखिरी पॉइंट है आपके लिए, रनिंग एंड मैचिंग इंजन। इट इज अ रनिंग एंड मैचिंग इंजन फॉर मैचिंग, कॉमा रिवर्सल एंड reclaim of input tax credit। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हो गई। तो अब जल्दी से हम लोग आ जाते हैं वापस। अच्छा ये बंद हो गए। जल्दी से आ जाते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट हमारा ये तो क्लियर होगा कि फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, कि जो भी बंदे रजिस्टर्ड होना चाहते हैं इनको रजिस्ट्रेशन में फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ये काम इस इंफ्रास्ट्रक्चर का है। ठीक है, जो आपका GSTN बना इसका काम ये है कि ये आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराए। दूसरा, जो भी रिटर्न आप डालते हैं, नाउ व्हाट आर द रिटर्न्स, कि अब आप जो टैक्स जमा कर रहे हो उसका डेटा दो कि भाई मैंने ये 10 लाख का सामान बेचा, इसके अगेंस्ट में ये 100 बिल हैं, इनमें ये मेरी सेल वैल्यू है, इसके अगेंस्ट ये टैक्स रेट्स थे और इतना टैक्स बन रहा है। तो ये रिटर्न हो गया। तो इन रिटर्न्स को अब ये तो एक GST पोर्टल पे पड़े, अब ये एक GST पोर्टल पे पड़े, तो अगर एक ये GST पोर्टल पे पड़े हैं तो अब आपको फर्दर क्या करना है कि जो स्टेट से रिलेटेड है वो स्टेट के पास चला जाए और जो सेंट्रल से रिलेटेड है वो सेंट्रल के पास आ जाए। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि GST में CGST भी है, SGST भी है, IGST भी है, UTGST भी है और कंपनसेशन सेस भी है। ठीक ना। तो अगर किसी से 100 रुपये कलेक्ट हुए, उसमें 50 रुपये SGST के थे और 50 रुपये CGST के थे, मतलब 50 रुपये किसी रेस्पेक्टिव स्टेट के थे जहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 50 रुपये CGST के मतलब सेंट्रल GST के थे। तो रिटर्न का वो आपको स्टेट को भी तो देना पड़ेगा, तब तो स्टेट को पता चलेगा कि मेरा इतना इतना दावा बनता है या मुझे ये पैसा जो ट्रांसफ़र हो रहा है इसके अगेंस्ट में ये डॉक्यूमेंट है, इतनी टैक्स वैल्यू के ऊपर मुझे टैक्स बनता है। तो उन्हें रिटर्न भी तो चाहिए होगा, तो वो स्टेट को भी फॉरवर्ड करें, तभी तो ये मैचिंग हो पाएगी कि उनको जो मिला है वो क्या सही है, उनका दावा कितने पे है। करेक्ट। तो इनको देना है। कंपुटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ IGST। अभी जो IGST है इसकी गणना करेगा वो और इसका सेटलमेंट करेगा। अब ये जो आपके टैक्सेस कलेक्ट होते हैं इनका आपस में सेटलमेंट कैसे है, इसके लिए एक पूरी सेपरेट क्लास हम लोग की होगी, उससे ये बात सारी क्लियर हो जाएगी। अभी आप लिख सकते हैं कि IGST का सेटलमेंट कैसे हो, इसके लिए है ये। सेटलमेंट कैसे हो इसकी बात होगी। ठीक है, इतना काम करेगा ये। फिर मैचिंग द पेमेंट ऑफ द टैक्स विद द बैंकिंग नेटवर्क, क्योंकि ये जितना भी पैसा आ रहा है टैक्स का ये कहाँ से आ रहा है, थ्रू द बैंकिंग नेटवर्क। तब आप मिलाएं कि इस बैंक में ये, बैंक से भी डेटा ले लो कि बैंक में ये डाला गया, ये आया और हमको कितना आ रहा है, इसकी भी मैचिंग वो पोर्टल कर लेगा। क्लियर। ये काम भी करेगा वो। फिर इसके बाद करेगा कि MIS रिपोर्ट बनाएगा सेंट्रल और स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्स पेयर रिटर्न इन्फॉर्मेशन। टैक्स पेयर की जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन है इसकी MIS देगा। इसकी MIS देगा। क्लियर कि टैक्स पेयर्स की जो रिटर्न आ रहे हैं आपके पास इनकी MIS देगा, इतने समय में इतने आए इनकी सारी रिपोर्ट देगा आपको। और सबसे खतरनाक पॉइंट है जो मैंने ये बोला था, 2 अंडरलाइन लगा लो इनमें, MIS रिपोर्ट में और एनालिसिस ऑफ द टैक्स पेयर प्रोफाइल। अब ये टैक्स पेयर के प्रोफाइल का एनालिसिस भी देगा। अब ये मजेदार बात हो गई, किसी के टैक्स से आपको मतलब है, उसके प्रोफाइल से भी मतलब है।
उसके प्रोफाइल से भी मतलब है भाई। आप इससे मतलब रखोगे कि हम कमा क्या रहे हैं उससे, हमसे आप टैक्स क्या ले रहे हो, इनकम टैक्स नाम है उसका। हम बेच कितना रहे हैं उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है आप ले रहे हो, उसका नाम जीएसटी है। अब प्रोफाइल, व्हाट इज दिस प्रोफाइल? प्लीज, ये प्रोफाइल क्या है? और आपने जितने जीएसटी से रिलेटेड जिस समय जीएसटी आ रहा था इतने ढेर सारे प्रदर्शन देखे थे कि अब जीएसटी आ जाएगा तो आफत हो जाएगी और वो बड़ा कीमतें बढ़ जाएंगी और फलाना हो जाएगा और फलाना हो जाएगा, ये सारा देखा था आपने? याद आ रहा है जीएसटी आते समय कितने आंदोलन और कितने प्रदर्शन हो रहे थे? तो उसका कारण ये दो पॉइंट हैं कि एमआईएस रिपोर्ट का जाना और दूसरा टैक्स पेयर का प्रोफाइल जाना। अब प्रोफाइल आप समझ रहे हो क्या मतलब हुआ प्रोफाइल का? अरे यार, जो किसी मान लो एक्स का टैक्स है तो आप केवल रिटर्न से मतलब रखो, उसने बेचा कितना, ठीक, और उसके ऊपर टैक्स कितना बना, ये सेंटर को बता दो, ये स्टेट को बता दो। अब जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है इससे प्रोफाइल जनरेट करके भी वो भेज देगा सरकारों को, एनालिसिस करेगा प्रोफाइल का। प्रोफाइल का एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि मिस्टर एक्स ने जो पीछे पीछे कितना खरीदा है, अगर वो डेटा वो दे रहे हैं तो इनमें ही सेल परचेज होगी, इनमें ही क्रेडिट परचेज होगी। एग्री? ये बात समझ आ रही है आपको कि कोई भी परचेज है या तो सेल होगी या तो एग्री आपकी वो क्रेडिट होगी। सेम विद द सेल की जो बिक रहा होगा वो या तो उधार बिकेगा या नगद बिकेगा। तो आपने पूरा आउटपुट टैक्स का जहां डाटा दिया या इनपुट टैक्स का डेटा दिया तो साइमल्टेनियसली क्या हुआ, आपने परचेजेस का भी डेटा दे दिया और सेल्स का भी डेटा दे दिया। और जैसे ये दोनों डेटा उनके पास पहुंच रहे हैं तो अब ये तो डिसाइड हो गया कि इसके बाहर आपने कुछ नहीं खरीदा, इसके बाहर आपने कुछ नहीं खरीदा है, ठीक ना। इसी में डेबिट भी है, इसी में सॉरी इसी में क्रेडिट भी है और इसी में कैश भी है, आइदर में बी द परचेज और में बी द सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फिगर आ रही है इसमें अब वो आपसे मांगेंगे क्या, अगला स्टेटमेंट जो आपके जीएसटी के फाइनल रिटर्न में जाता है, डेबिट डेटर एंड क्रेडिटर बैलेंसेस, स्टॉक बैलेंसेस, ये भी डेटा मांग रहे हैं आपसे, तभी तो प्रोफाइल को एनालिसिस कर पाएंगे। वर्ड क्या है? एनालिसिस ऑफ द टैक्स पेयर प्रोफाइल। जहां आप अपना स्टॉक भी उनको बताओगे कि ये मेरा स्टॉक शुरू में था, ये सेल्स है, ये परचेज हुई और ये क्लोजिंग स्टॉक है, और आप बताओगे ये मेरे डेटर और क्रेडिटर है, तो वो सब आपस में मैच हो जाना चाहिए ना। उसमें कहीं भी कोई आप फर्दर घपला या कुछ गड़बड़ी करने की गुंजाइश नहीं है आपके पास विद इन द गिवन डेटा। अगर आप अपने यहाँ कर भी ले जाते हैं किसी तरीके से तो आप तो जब अगर डेटर का प्रोफाइल दे रहे हो तो वो डेटर या क्रेडिटर भी तो रजिस्टर्ड डीलर होगा, उसका एनालिसिस से आपका एनालिसिस मिला दिया जाएगा, पता चल जाएगा कि नहीं वो तो बोलेगा मैंने ये तो बेचा ही नहीं था, या बोलेगा मैंने ये तो बेचा था, इन्होंने ये एंट्री छुपा ली। दिस इज कॉल्ड द एनालिसिस। आपकी सेल किसी दूसरे के लिए परचेज है, अगर वो उसको नहीं दिखाता तो भी पकड़ा जाएगा। सेम विद यू, समझ आ रहा है? दिस इज द एनालिसिस ऑफ द प्रोफाइल। सेम विद द बैंक। तो जो बैंक में आपका करंट अकाउंट चल रहा है, बड़े बिजनेसेस की बात हो रही है, तो वहां पर जो कैश का फ्लो या टर्नओवर चल रहा है, अब बैंक भी तो जुड़ी हुई है, उससे भी तो कोई डेटा वो मांग सकते हैं कि ये 1 महीने के बीच का डेटा दिख ही रहा है उन्हें, तो रोज आ जा रहा है। उसका एनालिसिस उन्होंने कर लिया कि यार आप कैश सेल तो कुछ और बता रहे हो, बैंक में टर्नओवर तो ये दिख रहा है आपकी सेल के अगेंस्ट में। तो एनालिसिस जो वर्ड है इससे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए सबसे ज्यादा विरोध था। समझ आ रहा है आपको? प्रैक्टिकल रीजंस, और बिजनेस स्टूडेंट्स को ये बातें समझ आनी चाहिए जरूर
कि हाउ द थिंग्स विच आर इन द बिजनेस इज कनेक्टेड विद द सोसाइटी और रिफ्लेक्टिंग इन द सोसाइटी। सोसाइटी उस पर में वो कैसी दिख रही है और सोसाइटी उन पर कैसा रिएक्ट कर रही है कि जो चीज़ें हमारे बिजनेस में चल रही है। क्योंकि जीएसटी का इम्पैक्ट या जो प्रभाव था वो व्यापारियों से लेना देना था, उसको व्यापारियों को जमा करना था, इसलिए व्यापारियों की हड़ताल थी। अब आपने इतनी थोड़ी सी जीएसटी पढ़ी ली है, क्या बताइए कि व्यापारियों के लिए कोई सरदर्द है पैसे के रूप में जीएसटी? बिल्कुल नहीं है। उन्हें तो पैसा आपसे कलेक्ट करना है और आगे फॉरवर्ड कर देना है। हाँ, रख रखाव, मेंटेनेंस, ये एक सरदर्द है। लेकिन जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जिनके अच्छे टर्नओवर्स हैं, उनके लिए वो भी सरदर्द नहीं है। उन्हें तो 4 आदमी रख लेना है। और अगर आप आईटीसी के नज़रिए से सोचो तो बिजनेस बड़ा अच्छा और स्मूथली चलेगा, कहीं पैसा फंसना नहीं है और सस्ता सामान आप बेच पाएंगे। तो विरोध क्यों हो रहा था? एक कारण तो आपको ये दिख गया, एनालिसिस ऑफ द प्रोफाइल। दूसरा कारण क्या है वो भी आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा कारण है, आप सबने इनकम टैक्स पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना? तो इनकम टैक्स में एक ऐड होता है कि प्रॉफिट एंड गेन, इनकम ऑन द प्रॉफिट एंड गेन। तो इनकम ऑन प्रॉफिट एंड गेन का सोर्स क्या है? द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। और प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस का सोर्स क्या है? परचेज और सेल। इसी से बेसिक सोर्स तो यही है ना। परचेज और सेल का जो डिफरेंस है वही जीपी में आया और फिर जीपी में आप सारे खर्चे डालते चले गए तो नेट प्रॉफिट आ गया। और फाइनली नेट प्रॉफिट से आप बोल देते हो दिस इज द इनकम ऑफ द बिजनेस और इतनी इनकम है तो ये टैक्सेबिलिटी है। तो अगर कोई जीएसटी में डील कर रहा है, नाउ इट इज अनएबल टू हाइड any type of sale and purchase if it is a registered dealer or dealing with the registered dealer। बात समझ आ रही है? अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हैं तो भी आप बिल काट रहे हैं, तो क्या आप अपनी अब सेल को या परचेज को छुपा सकते हैं? नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर से डील कर रहे हो, भले बगैर बिल के बेच दो, तो किसी दूसरे के खाते में तो दिख रहा है कि मैंने इनको बेचा था। मीन्स यू कांट हाइड योर इनकम ऑफ द बिजनेस, चांसेस कम हो जाते हैं और ये एक बड़ा फैक्टर है। मतलब हाउ इट इज रेप्लिकेटिंग इन द टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन। जीएसटी में गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो जीएसटी से तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इसने इनकम टैक्स की भी रिटर्न्स को या रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ा दिया है। क्योंकि अब दिक्कत है बिजनेसमैन के लिए कि वो, समझ आ रहा है ना आपको, कि वो अब अपनी किसी सेल को या परचेज को छुपा पाए, हाइड कर पाए। डिफिकल्ट टू डू दैट, क्योंकि अव्वल तो जीएसटी आपसे वो मांग लेता है सारी क्रेडिट परचेज का डेटा, सेल परचेज का डेटा, डेटर क्रेडिटर रिपोर्ट, स्टॉक, इतना तो वो ही मांग लेता है। इतने में सारी बातें समझ में आ जाती हैं, दिखने लग जाती हैं। और दूसरा, इनको आप छुपा नहीं पाओगे। मान लो आप किसी से परचेज को छुपाना चाहते हो तो जिसने बेचा है उसके खाते में दिखाई देगा, वहां से आप पकड़े जाएंगे कि एनालिसिस ऑफ द प्रोफाइल तो उसका भी हो रहा है जो आपका सेलर है, जिसके कि आप परचेजर हैं। समझ आ रहा है ना बात? इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप होगा स्टडी में? इस तरीके के डिस्कशन से डेवलप होगा। दैट इज वाई बड़ा विरोध था इसका। उस समय आपको याद हो 2-3 साल पहले की घटना है, तब आप इतने छोटे भी नहीं होंगे, अच्छे से याद आ रहा होगा कि बहुत विरोध हो रहा था सब जगह। जबकि व्यापारी को तो अपनी जेब से टैक्स देना ही नहीं था, तो काहे का विरोध था? क्योंकि व्यापारी को ये पता था कि अब इसके बाद मेरा इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, साथ ही साथ जो मैं बहुत सारी चीजें छुपाए रह जाता हूँ वो भी दिखने लग जाएंगी। अब नहीं छुप सकता है। छुप एक शर्त पे सकता है कि अगर चेन में 10 लोग हैं तो 10 को 10 बेईमान हो जाओ, शुरुआत से आखिरी तक। हर आदमी बगैर बिल के बेचो शुरुआत से आखिरी तक, इतना रिस्क लो, तब कुछ हो सकता है, वरना नहीं। ठीक बात समझ आ रही है आपको? तो ये कुछ पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अब जीएसटीएन में आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये जो जीएसटीएन में अब आपको जब जाना है तो रजिस्टर्ड डीलर के लिए, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें बैंक भी जुड़ी है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स भी जुड़ी हुई हैं
और अब आप भी जाओगे तो बड़े उसमें बहुत सारा, जब आप जो जाता है वो पहले कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें कहाँ से क्या करें यार, कैसे देखें, कहाँ ढूंढें, क्या हो, क्या स्टेप्स हैं क्योंकि उसमें कानून भी जुड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी जुड़ा है, तो हर चीज़ का लेंदी प्रोसीजर, लंबा डिस्क्रिप्शन। तो इन्होंने क्या किया, आपके लिए जीएसपीज बना दिए, विच आर द मीडिएटर्स बिटवीन द रजिस्टर्ड डीलर्स एंड द जीएसटी पोर्टल। ठीक, जिनको बोलते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जीएसपीज, कि इनके थ्रू आप चले जाइए। ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं वो तो चल जा रहे हैं, लेकिन आज भी जो लोग हैं बाकी, तो उनकी सुविधा के लिए कि अब आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही तो आप जीएसपी से रजिस्टर्ड हो जाइए, किसी जीएसपी से। वो क्या है, वो उनकी तरफ से एक मतलब जीएसटीएन की तरफ से एक फैसिलिटी है, मीन्स द मीडिएटर टू यू टू रीच और कम्युनिकेट और डील विद द जीएसटीएन। समझ आ रही है आपको ये सारी बातें? तो क्या बनाया उन्होंने, जीएसपी। ठीक, फिर जब इससे आगे आप इससे भी आगे बढ़े तो अब आपको लगा कि नहीं यार, जीएसपी जो है वो मान लो कानपुर में 5 ही हैं और डीलर जो हैं वो इतने सारे हैं, तो फिर एएसपी बन गए उसके नीचे, कि जो किससे एसोसिएटेड है, जीएसपी से, ऑथोराइज्ड है जीएसटीएन के थ्रू। हम आप कोई भी एएसपी या जीएसपी नहीं बन सकता, उसको बनाएंगे वही, पर वो जीएसपी को रिपोर्ट करेगा, जीएसपी जीएसटीएन को भेज देगा। एक आपके लिए चैनल क्रिएट कर दिया उन्होंने। मतलब जैसे क्लास में आपका पूरा आईबीएम है, तो हर क्लास के लिए एक सीआर बनाया जाता है ना अलग, या एक पूरी क्लास का हेड बॉय, पूरे आपके आईबीएम का हेड बॉय और हेड गर्ल बना दिया जाए, जो सारे बच्चों को देखे, सारे बच्चों की रिलेटेड इश्यूज को सुने और उनको कम्युनिकेट करे with the teachers or the administration, head boy or head girl the representative of the students of the IBM। या अब आपके उसको जब हम छोटा कर दें तो क्या हो जाएगा, वो CRs ऑफ द क्लास। CRs में भी छोटा कर दिया कि एक मेल है, एक फीमेल है, फीमेल फीमेल को एड्रेस कर लेंगी और मेल मेल को एड्रेस कर लेंगे। चीजें आसान हो रही है ना, टू कम्युनिकेट और टू कोऑर्डिनेट। तो जीएसटीएन पर डायरेक्ट दिक्कत है, डायरेक्ट लोड ज़्यादा है, डायरेक्ट कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको उन्होंने अपना फैसिलिटेटर बनाया, जीएसपीस को और फिर एएसपीस को। इनके थ्रू आपका चैनल चलने लग गया। दिस इज द वे, ये रास्ता है। ठीक, अब इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी का वो पैन बेस्ड है। ठीक, रजिस्ट्रेशन एक अलग आएगा टॉपिक, बस अभी केवल हम इतनी बात कर रहे हैं आपसे कि जीएसटी पर रजिस्ट्रेशन आपके लिए क्या है, पैन बेस्ड। यानी व्हाट इज द पैन? इसका जवाब आप लोगों को चाहिए, मुझे जल्दी से बताइए, पैन क्या है? प्लीज बेटा ट्राई। सर थोड़ी सी वॉइस सर मेरी तरफ कट रही है सर, आप रिपीट कर सकते हैं, आप क्या पूछ रहे हैं? परमानेंट अकाउंट नंबर सर होता है। यस, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो परमानेंट अकाउंट नंबर क्या समझे हम, क्या चीज है परमानेंट अकाउंट नंबर? सर मतलब जितने भी बैंक ट्रांजैक्शन होंगे इससे सब पता लग जाता है इस पैन नंबर से। ओके, नाउ यू आर प्रोवाइडिंग मी द पैन से क्या क्या हो सकता है, इस तरीके का आप इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करा रहे हैं कि उससे कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो पता चल जाएगा, ये चल जाएगा। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ये जो साहब हैं इनमें खूबी क्या क्या है, ये इतनी तेज दौड़ सकते हैं या इनके इतने मार्क्स आए थे, ये आप बता रहे हैं, पर ये है कौन ये तो बताइए। जैसे आप लिखते हैं मिस्टर सच एंड सच, सन ऑफ मिस्टर सच एंड सच, एड्रेस दिस वन, तो ऐसे पैन है क्या, ये कहाँ पैदा हुआ?
हर भी कोई चीज जो है वो कहीं ना कहीं तो जनरेट होती है. व्हाट इज द जनरेशन, वेयर इज द जनरेशन ऑफ द पैन, एंड व्हाट इज द रियल आइडेंटिफिकेशन? दिस इज द फुल फॉर्म, परमानेंट अकाउंट नंबर. तो अकाउंट नंबर तो आपके बैंक में भी है, तो वो पैन है. हमने एक अकाउंट खुलवाया बैंक में और दूसरा कोई खुलवाए नहीं, पूरी जिंदगी उसको चलाते रहे, तो ये परमानेंट अकाउंट नंबर है. इफ आई हैव नो अदर अकाउंट नंबर एंड माय वन अकाउंट नंबर इज फिक्स्ड और वो पूरी जिंदगी चला शुरुआत से आखिरी तक, तो इसको परमानेंट अकाउंट नंबर बोलेंगे. आप पैन कार्ड देखते होंगे ना, छोटा सा, आप में से कई लोगों का हो सकता बना भी हो, क्योंकि अब तो बैंक अकाउंट आपको खुलवाना है तो वो पैन भी मांगते हैं आपसे. तो कहाँ से बनता है ये, क्या है ये? प्लीज इस पर एक दफा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी, इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं ऐसे, क्योंकि आप 6th सेमेस्टर में बीबीए के स्टूडेंट है, बिजनेस स्टूडेंट. आप अगर पैन को नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा भाई? बताइए क्या है पैन? थोड़ा तो कुछ बताओ यार. अनमोल ने थोड़ा सा तो बताया कि उससे ये पता चलता है कोई ट्रांजैक्शन पता चलता है, ये बताया उसने. कुछ और बताएंगे आप, क्या होता है ये, कैसे क्या है? कुछ मदद कर दें हम आपकी, थोड़ी सी, पूरी नहीं करेंगे, थोड़ा तो एक आध जवाब मैं आपसे लूंगा जरूर. हाँ सर, आपका आप थोड़ा बताइए. हाँ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको कौन बनाता है? आप में से कई लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा. आरटीओ सर. हाँ, तो कौन बनाता है यस इसको? सर. आरटीओ. ठीक. ऐसे ही पैन जो है, इसको भी तो कोई बनाता होगा ना बेटा. आपको एक आईडी कार्ड मिला कॉलेज से, या नहीं मिला, या मिल जाएगा, या आपके पास अगर मिलता तो कौन बना के देता आपको? आईबीएम या यूनिवर्सिटी जहाँ के आप स्टूडेंट हैं. ऐसे ही पैन, ये कौन देगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी ये हम लोगों को. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी. अच्छा भाई, और हो सकता है सही बोल रही हो, ये हो सकता है गलत बोल रही हो. जल्दी से वोट डालो यार इनके फेवर में. 2 वोट हैं, अब देखें कितने मिलते हैं. सर मेरे ख्याल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाता है इसको सर. उस पे लिखा होता है ना पैन कार्ड पे. अभी सर मैंने पैन कार्ड निकाल के देखा. हाँ. अच्छा अच्छा, वेरी गुड. तो हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना के देता है. ठीक. अब हम अपने सारे बच्चों को खुश कर दे रहे हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना के देता है, इन्होंने अभी देख लिया. और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है, इसलिए गरिमा भी खुश हो सकती है. कोई ये ना सोचे कि मैंने गलत आंसर दिया. ठीक. लेकिन स्पेसिफिक आंसर ये हाँ होगा सर, दोनों लिखे हुए इस पे. स्पेसिफिक आंसर ये होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना के देता है. तो अब इसकी कोई वजह होगी ना, जैसे आपको डीएल आरटीओ बना के देता है, कारण क्या है उसको? क्योंकि उसके पास ये डेटा है, उसके पास कोई डेटा है ना आपका सारा. ठीक. और अब तो आपके डीएल के साथ कहीं कहीं गाड़ी के नंबर भी पड़ जा रहे हैं. एक दफे अगर आपके डीएल पे चालान हो रहा है तो आपके गाड़ी के साथ उसका नंबर फिट हो गया. ठीक. तो अब मतलब कोई डेटा रख रहा है ना वो आपका. तो ऐसे ही पैन का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना के देता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना के देता है. ये थोड़ी देर मुझे और ये बताना है, मतलब क्या हुआ कि जहां पर भी आप अपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है ना, तो एक दफा आप डाला है, आपका रिटर्न का काम हो गया, अगली दफा डाला है, और मान लो 5 साल या 10 साल के बाद कोई आपके यहाँ बड़ा पैसा मिल जाए, अब उसको उन्हें मिलाना हो कि किस साल में कितनी इनकम थी, इन्होंने कितनी दिखाई, तो लगभग कितनी बचत हो सकती है, ऐसा कोई डेटा क्रिएट करना हो तो दिक्कत थी. 10 साल की अलग अलग जगह से आपकी फाइलें इकट्ठा करें, फिर उसके ऊपर काम बैठे, फिर उसमें देखा जाए कि बोलोगे नहीं यार बैंक में इतना जमा था, नहीं जमा था, तो बैंक के पास जाएं, वहां से पूछें. अब क्या हो गया है, हर एक बंदे को एक पैन नंबर दे दिया है. मतलब जो भी डिस्क्लोजमेंट, वट एवर डिस्क्लोजमेंट
जो भी आप डिस्क्लोज करोगे रिगार्डिंग योर इनकम, रिगार्डिंग योर डिपॉजिट्स, वो सारी की सारी एक ही जगह पे स्टोर होती चली जा रही हैं, दैट इज द पैन। जैसे आपका खाता होता है बैंक में, आपने जो डाला, जो निकाला, जो भी किया, उसका डेटा उसमें मौजूद है पूरा का पूरा। आप जाओ बोलो मेरे 2000 रुपये अचानक कम हो गए भाई मेरे खाते में मेरे हिसाब से इतने होने चाहिए, कोई एंट्री आपके दिमाग से मिस हो गई। जब आप बैंक से जाओगे अपनी पासबुक में प्रिंट कराओगे तो वो डेट वाइज आपको बता देगा, इस दिन ये निकाला था, इस दिन ये जमा किया, इस दिन ये निकाला, इस दिन ये जमा किया। आपको समझ आ जाएगा नहीं यार ये 2000 की गलती मेरी तरफ से हो रही थी, मैं ये वाली बात भूल गया था। समझ आ रहे हैं ना, टोटल रिकॉर्ड। अब आपने हर साल क्या रिटर्न डाले, ये सब एक जगह इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हर रिटर्न के ऊपर अब पैन नंबर पड़ेगा आपका। तो अगर उन्हें आपके पीछे 5 साल का भी कोई चाहिए इनकम का प्रूफ कि पिछले 5 साल पहले आपने क्या इनकम डिस्क्लोज की थी, कितना टैक्स दिया था, तो वो भी वो विद इन ए क्लिक उनको मिल जाएगी पैन के थ्रू। जब आप बैंक अकाउंट खुला रहे हो तो आपका पैन लिंक है। तो जो बात ये अनमोल बोल रहे थे कि बैंक से आपने क्या ट्रांजेक्शन किए या बैंक के थ्रू आपके क्या लेन देन हुए, ये डेटा भी वो फेच कर लेते हैं अगर चाहें तो। 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट तो उनके पास जाती ही है, क्योंकि अब आपका पैन जुड़ा है तो उससे रिलेटेड जहां इंफॉर्मेशन गई तो वो आपकी पैन फाइल में सेव हो गई। तो उन्हें अगर उठा के देखना है, अच्छा साहब ये बता रहे थे कि भाई मेरे पास तो इनकम इतनी कम है लेकिन महीने में बैंक में इतने पैसे आ गए, इनके कहाँ से आ गए, जरा पूछो। समझ आ रहा है ना आपको? दिस इज कॉल्ड द पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ ऑल एसएससीज। और अब तो उन्होंने एसएससी हो ना हो सबको पैन दे दिया है, मतलब कोई भी रेवेन्यू का फ्लो है तो वो उन्हें दिख रहा है। समझ आ रहा है आपको पैन का मतलब? यस सर। ठीक। तो अब जैसे ही वो पैन के थ्रू आप रजिस्टर्ड करते हो पोर्टल पे तो प्रोफाइल एनालिसिस हो जाएगी। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो पैन के थ्रू बना है जीएसटीएन पर। तो जो ये वर्ड है जिसमें मैं बोल रहा था डबल टिक कर लो, प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ द टैक्स पेयर, इसका सबसे बड़ा डर है था लोगों को, जिसके लिए सारा विरोध हो रहा है। मतलब हर चीज अब गवर्नमेंट की निगाह में है, क्योंकि आप पैन के थ्रू रजिस्टर्ड हुए, यानी बैंकिंग इंफॉर्मेशन भी आपकी जीएसटी डिपार्टमेंट ले सकता है, क्योंकि आपकी बैंक की डिपॉजिट्स कब बढ़ेंगी, अगर आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, उसी के कोरिलेशन में अगर आपकी डिपॉजिट्स बढ़ रही देन इट इज ओके। अगर उससे ज़्यादा बढ़ रही हैं तो एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल में ये सवाल उठाया जा सकता है कि ये कैसे बढ़ गई। समझ आ रहा है आपको सारी बात? तो आपका रजिस्ट्रेशन पैन के थ्रू होना है जीएसटी पर प्लस ये तो जो नए लोग रजिस्टर्ड होंगे उनका प्लस माइग्रेटेड मतलब जो लोग पहले से थे और आएंगे अब, यानी इसके पहले वैट चल रहा होगा तो वो बेचारे वैट में रजिस्टर्ड थे, तो अगर उन्हें वैट में एक नंबर मिला हुआ था तो वैट के रजिस्ट्रेशन, या इससे पहले एक्साइज चल रहा है तो उसके रजिस्ट्रेशन, या मान लो सिनेमा हॉल वाले थे तो उनके रजिस्ट्रेशन एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत उसके अंतर्गत होंगे, इंटरटेनमेंट टैक्स के अंतर्गत, ऐसे डिफरेंट टैक्स जो जीएसटी में चले गए। जब वो अपने रेजिम में काम कर रहे थे जीएसटी से पहले तो उन्होंने भी अपने कोई रजिस्ट्रेशन नंबर बांटे होंगे, तब तो वो कंट्रोल कर पा रहे थे कि ये मेरे मेंबर हैं, इनके साथ ऐसी ऐसी डीलिंग है, इनका ये रिटर्न आता है, इनके ये टैक्स वैल्यू है। पर वहाँ पैन अप्लाई नहीं था। तो अगर वहाँ पैन अप्लाई नहीं था तो अब वो माइग्रेट हो रहे हैं, मीन्स दे आर चेंजिंग देयर प्लेस, यानी अब वो उठ के आ रहे हैं वहाँ से, कहाँ पर, वैट से उठ के आ रहे हैं जीएसटी पे, तो उन्हें भी पैन लगाना पड़ेगा। वो ये बोल रहा है कि अगर आप पहले से किसी उसके मेंबर हो एंड यू आर गोइंग टू रजिस्टर्ड विद जीएसटी तो भी आपको पैन देना पड़ेगा, पैन के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन होगा। आपको ले तो लिया जाएगा डायरेक्टली, अलग से फॉर्म हम भरने की कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं, लेकिन पैन के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन होगा, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। ओके ओके सर। ठीक। तो पैन का यूज आपको समझ आया कितना बड़ा यूज है? यस सर। ठीक। यस सर। तो पैन का यूज हो गया डिस्कस, और पैन के थ्रू हमारा रजिस्ट्रेशन है, मीन्स
सारी बातें जो हैं वो आपके दायरे में, अब आप गवर्नमेंट का आपका दायरा आपके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, फिर ये क्या आपको सर्विसेज दे सकता है? मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द पेमेंट गेटवेज एंड इंटीग्रेशन विद द बैंकिंग सिस्टम्स। ये भी तो यही प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि अब आपको जाके नगद तो कुछ पैसा जमा ही नहीं करना है, सब आपको ट्रांसफर करना है बैंक के थ्रू। कोई भी टैक्स देना है तो बैंक के थ्रू, तो पेमेंट गेटवेज बनेंगे उसके लिए। तो ये सारी फैसिलिटीज भी इनके थ्रू दी जाएगी आपको। ठीक, टैक्स पेयर मैनेजमेंट, जब आप एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो जब कभी भी कोई रिलेटेड चेंज आ रहा है टैक्स में किसी डेट में बदलाव हो रहा है कि अब आपकी रिटर्न की डेट कोविड के कारण 2 महीने बढ़ा दी गई है, तो इसका मैसेज आएगा। दिस इज कॉल्ड द मैनेजमेंट, द इंफॉर्मेशन इज पास थ्रू। ठीक, ये आपके पास आएगी सारी इंफॉर्मेशन, सारे नोटिफिकेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होगी आपकी? कस्टमर स्पेसिफिक होगी, क्योंकि जीएसटी तो एक बड़ा पोर्टल है, उसमें इंडस्ट्रीज भी रजिस्टर्ड हैं, उसमें सारे तरीके के डीलर, सारे तरीके के लोग रजिस्टर्ड हैं। और अब आप एक छोटी उसमें काम कर रहे हो, आपका इंडस्ट्री से लेना देना नहीं, तो कोई नोटिफिकेशन और कोई चेंज आया जो इंडस्ट्री के लिए है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हो सकता है आपके पास ना आए, पोर्टल पे दिखाई देगी, इंडस्ट्री वालों को चली जाएगी। ठीक, तो सारे नोटिफिकेशन अपलोड किए जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन अगर स्पेसिफिक टू द कस्टमर्स हैं तो वो आपको भेजी जाएंगी। इसे बोलेंगे हम लोग मैनेजमेंट ऑफ द टैक्स पेयर्स इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग मैनेजमेंट्स। यानी जो जो आपने अकाउंट सबमिट कर दिए, तो इसके बेस पे उनके पोर्टल पे भी तो आपके अकाउंट मैनेज हो जाएंगे ना। जैसे आप बोलोगे कि हमारी इतनी आईटीसी है, ये तो आप अपने रिटर्न के हिसाब से बोलोगे, पर उनके यहाँ भी एक खाता बन जाएगा, आईटीसी खाता होगा उसमें। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका नाम दिखाई देगा, उसके अगेंस्ट इतनी वैल्यू, उसको फर्दर सर्च करके जाओगे तो बताएगा हाँ इस रिटर्न के अगेंस्ट इतनी आईटीसी है, इस महीने के रिटर्न के अगेंस्ट इतनी आईटीसी है, और नीचे का डेटा चाहिए तो वो भी दे सकता है कि इस डीलर से परचेज पे ये आईटीसी है। तो आपकी अकाउंटिंग का भी मैनेजमेंट कर देगा वो अपने लेवल पे, आपके लेवल पे नहीं करेगा, आपके लेवल पे तो आप ही को करना होगा। ठीक, टैक्स अथॉरिटी का मैनेजमेंट होगा और आपके लेजर का मैनेजमेंट होगा, क्योंकि अब आपका लेजर भी तो खुल जाएगा, एक वहाँ पे लेजर चलेगा ना। आईटीसी का एग्जांपल ले लेते हैं, आपके लिए वो जो आईटीसी जो है वो अब क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है, तो उनके लिए डेबिट बैलेंस है, उतनी उन्हें देनी है, तो उन्हें अपने आप ही तो एक खाता मेंटेन करना पड़ेगा, तो लेजर मैनेजमेंट होगा। फिर इसके बाद MIS है जो आपकी रिपोर्ट्स को देता है, तो बिजनेस इंटेलिजेंस भी बताएगा वो। और बिजनेस इंटेलिजेंस थोड़ा बहुत आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा कहीं, तो पोर्टल बिजनेस इंटेलिजेंस भी बता देता है। जैसे ही आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है पोर्टल की, इनकी MIS रिपोर्ट्स बनाते हो और उनकी स्टडी शुरू करते हो, तो आपको ये अंदाजा होने लग जाता है कि किस तरीके की तरफ के बिजनेस में अब ग्रोथ हो रही है, और अगर ये ग्रोथ हो रही है तो इसका रेशियो क्या है, और ये किस ज्योग्राफिकल एरिया में ज़्यादा हो रही है। सारी बातों से आप एग्री करोगे ना। अगर ये डेटा कितना बिका, क्या बिका, ये कंपाइल्ड हो जाए, और कंपाइल्ड होने के बाद इसकी MIS रिपोर्ट्स बन रही है, तो ये छांटा जा सकता है ना कि लेदर इंडस्ट्री का अलग कर दो, एप्पल इंडस्ट्री का अलग कर दो, सर्विस इंडस्ट्री का अलग कर दो। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये जो फिगर्स हैं ये खुद बोल देंगी, या इनके थ्रू आप बिजनेस इंटेलिजेंस का काम कर सकते हो कि अब ग्रोथ कितनी है, किसमें कितनी डिक्लाइन है, या कौन सा ग्राफ बन रहा है, फ्लक्चुएटिंग है, इस पीरियड में घटता है तो इस पीरियड में बढ़ता है। कई सारे काम आप कर सकते हैं थ्रू विद द फिगर्स ऑफ, मतलब आपकी MIS रिपोर्ट बिजनेस इंटेलिजेंस में भी इस्तेमाल हो सकती हैं बाय द अथॉरिटीज एंड बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द रेस्पेक्टिव सेक्टर्स हु आर द पॉलिसी मेकर्स। जो आपके फाइनेंस के पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी इस डेटा को यूज करके आगे काम कर सकते हैं। तो GST हम देखिए कितने स्टेक होल्डर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, और डेटा उसके पास यही है कि क्या खरीदा गया, क्या बेचा गया,
उस पर कितना टैक्स जमा हुआ, कितना टैक्स लौटाना है। बेस डेटा तो यही है, लेकिन अब ये डेटा सारा एक जगह पर है, तो अब वो उसको प्रॉपरली यूज कर सकता है, हर चीज जान सकता है किस एरिया में हमारे किस तरीके की चीजों की सेल जाता है, ये भी आप जान सकते हैं इससे। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। कुछ और बातें क्या इससे हो सकती हैं? रिसर्च हो सकती है, लिखते जाइएगा इन सारे पॉइंट्स को। रिसर्च हो सकती है, स्टडीज हो सकती है, एंड ट्रेनिंग हो सकती है टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। किन्हीं स्टेक होल्डर पर रिसर्च की जा सकती है, ठीक, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे रिसर्च की जा सकती है, या इन डेटा को यूज करके कोई दूसरी फर्म भी रिसर्च कर सकती है, इंटर कंपैरिजन कर सकती है बिटवीन इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज, बिटवीन सेक्टर टू सेक्टर, ठीक, और एरिया टू एरिया, किसी भी तरीके की रिसर्च हो सकती है। स्टडी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, मतलब आप लंबे समय तक अगर इन डेटा को रिसर्च करके आप क्या कर सकते हो, इन डेटा को अच्छे से एनालाइज करके आप कोई थ्योरी भी डाल सकते हो, दैट इज द स्टडी प्रैक्टिस, ठीक है। और इससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी दे सकते हो लोगों को, इससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी अपने स्टेक होल्डर्स को आप दे सकते हो। ये काफी सारा सब कुछ हो पा रहा है जब हमारे पास एक मैकेनिज्म डेवलप्ड है विच इज फुल्ली इंटीग्रेटेड। तब ये आप सारा काम कर सकते हो, इसमें ढेर सारे काम हो सकते हैं। अभी सुनने में तो ये बातें बड़ी अजीब सी लग रही, अगर हम यही रिसर्च कर लें द रेवेन्यू जनरेशन रेशियो बिटवीन द स्टेट्स, तो आपके पास 28 स्टेट और यूटीज का डेटा है, आप कंपैरिजन कर लो फटाफट। किसी एक इंडस्ट्री को उठा लो, उसकी 28 जगह पे कंपैरिजन कर लो, कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, किस महीने में किसका ज़्यादा जनरेट हो रहा है, किस मौसम में या किस त्योहार में किस चीज़ की सेल पर और क्या गिरता घटता है, कितना यूज है, क्योंकि आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया डेटा के लिए, इसलिए ये हो पा रहा है। पहले ये चीज़ें बड़ी बिखरी हुई थी, इसलिए नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो जीएसटीएन से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हुई हम लोगों की आपस में। बेस बात क्या है कि ये एक शॉर्ट रिवीजन में 3-4 पॉइंट में आपको रिवीजन करना है। दिस इज अ आईटी इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज डेवलप्ड टू फैसिलिटेट द registered taxpayers of GST and the various stakeholders of which are various stakeholders which are responsible for GST operation. क्लियर? इन सब के लिए ये बनाया गया, और जब बनाया गया तो इसके नीचे थोड़ी सी चेन आ गई, जीएसपी और एएसपी, जिन्होंने जो बीच में इंटरमीडिएट हो गए लोगों से मिलने जुलने के लिए कि आप जीएसटीएन तक जा पाओ, अपना काम करके लौट पाओ। आप आज भी देखो ना कि बहुत सारे लोगों को प्रवेश पत्र निकालना है तो उनको भी इंटरनेट कैफे तक जाना पड़ता है। आपको अभी किसी चीज़ का कोई फॉर्म भरना है, अगर आप उतने अच्छे नहीं हैं या वो फैसिलिटी आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, जाओगे किसी इंटरनेट कैफे वाले के पास में, यार ये जॉब आई है या इस जगह पर मुझे फॉर्म डालना है, कैट का भरना है, भर दो भाई, अपना डेटा लेके जाओगे वो भर देगा। तो वो भी तो एक सुविधा प्रोवाइडर हो गया ना आपके लिए। तो ये तो ऐसे कॉमनली फैले हुए हैं, लेकिन जीएसटी के लिए उन्होंने एक स्पेसिफाई किया, रजिस्टर्ड लोगों को नंबर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा अदले बदलेगा वो कॉन्फिडेंशियल है, तो इसके लिए उन्होंने ऑथोराइज किया। तो संघ में कुछ चेकअप लगाए होंगे कि वो उन डेटा को शेयर नहीं कर पा सकता होगा, एक बार अपलोड कर देने के बाद उसको कॉपी नहीं कर सकता होगा, ठीक है ना। तब उन्होंने किन्हीं किन्हीं को ऑथोराइज किया कि ये जो फुल फ्लो ऑफ ट्रैफिक है ये थोड़ा थमे, क्योंकि और थमे और थोड़े से बहुत से कम जानकार लोग हैं उनको राहत मिल जाए। फिर उसके नीचे एएसपीज हैं, तो इसको अब आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो फिर कोई क्वेरी बने तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। और कंपनसेशन मैकेनिज्म हमारे लिए नेक्स्ट क्लास का सब्जेक्ट रहेगा।
स्टेट कंपैरिजन मैकेनिज्म, और फिर ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, सप्लाई पे आ जाएंगे, जल्दी से टाइम पे आ जाएंगे। ठीक, सप्लाई ऑफ जीएसटी एंड टाइम, और टाइम, फिर आ जाएंगे आपका ये टैक्स का एडजस्टमेंट। ये जो 4-5 टैक्स है इनका आपस में एडजस्टमेंट कैसा होता है, आईटीसी का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और मुझे लगता है काफ़ी जल्दी हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक, एनी क्वेरी बेटा, कुछ पूछना है? नहीं आपको सर, तो आप आज बढ़िया की क्लास, पढ़ाते हैं सर। अरे वाह क्या बात है यार, तुम सामने नहीं यस थे, सर, तो आप मुझे- सर सब ऐसा समझ मत में करो, आता है। ऐसा नहीं, ऐसा मत करो भाई, भाई भाई सर ऐसा आप नहीं सच करते। भी नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा? ऐसे नहीं होता है भाई, ड्यूटी परफॉर्मेंस में कुछ नहीं होता, दिस इज द ड्यूटी। सर आपकी ड्यूटी पता ही नहीं आप चलती लोग है, आपको कितने जैसे अच्छे हैं लगता है बताइए, सर आप पूरी सच में पढ़ा क्लास, रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए ना, कितने अच्छे आप लोग हैं कि आपकी क्लास गए में इतने कम अटेंडेंस के साथ आप लोग मौजूद रहते हैं। सर तो वो आप लोग लोग सर अच्छे, उनके पास और भी सोर्स है ना सर पेपर करने के, हमारे पास एक ही सोर्स है पढ़ के पेपर अच्छा करने का, इस अच्छा वजह अच्छा, से। ओहो, इस डिस्कशन में बेटा नहीं पढ़ेंगे हम कि कौन से सोर्स हैं वो फेयर हैं अनफेयर हैं, ये सारा ये छोड़ो भाई, इस डिस्कशन में कौन नहीं पढ़ेगा। सर, आप सही कह रहे हैं, बस सर मैं एक ही बात कहूंगा सर, आपके जैसे टीचर मिलते हैं तो सर पढ़ने में मजा आता है, तो बस बात अरे ये भाई, है, इसीलिए हम आते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ, हमारी आपकी मुलाकात फ्राइडे को होगी। ठीक है ठीक, सर, ओके ओके, सर, थैंक थैंक यू यू, थैंक सर, यू। थैंक यू थैंक यू सर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।